हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के भाग 2 में बात करेंगे इटली अभियान के बारे में। तो हमने अभी तक पढ़ा कि ऑस्ट्रिया ने घेरा तोड़ने के लिए 4 बार सेनाएं भेजी, परंतु सभी अवसरों पर उसे परास्त होकर लौटना पड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिवोली के प्रसिद्ध दुर्ग युद्ध के पश्चात ऑस्ट्रिया की सेना परास्त होकर मांटुआ ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया की सेना को खदेड़ता हुआ लियोबेन नगर तक जा पहुंचा। यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से केवल 100 मील की दूरी पर था, अतः ऑस्ट्रिया की संधि के लिए विवश होना पड़ा। 18 अप्रैल 1797 को लियोबेन की विराम संधि हो गई। इस अभियान के समय नेपोलियन ने डायरेक्टरी से पूछे बिना ही लड़ाई की और संधि की और राज्यों का निर्माण किया। एनकोना ने पोप की सेना को हराने के बाद उसने पोप से धन वसूल किया और लूट का माल ले लिया और कुछ भूमि भी हत्या ली। लोम्बार्डी राज्य को सिसल पाइन और जेनुआ को लाइगुरियन गणतंत्र में बदल दिया गया और दोनों को फ्रांसीसी ढंग से संविधान दे दिए गए। पेरिस के आदेश की अवहेलना करते हुए उसने नियापोलिटन अभियान में भाग नहीं लिया। 17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया ने कैम्पो फोर्मियो की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और यह संधि नेपोलियन के इटालियन अभियान का चरमोत्कर्ष था। यह फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी विजय थी। यूरोप की सबसे प्रतिक्रियावादी शक्ति ने फ्रांसीसी गणतंत्र की असाधारण विजयों को मान्यता दे दी। इससे इटली में फ्रांस का सर्वोच्च स्थान हो गया। संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम और राइन नदी का पश्चिमी किनारा फ्रांस के लिए छोड़ दिया, लोम्बार्डी पर अपना अधिकार त्याग दिया और नेपोलियन द्वारा निर्मित सिसल पाइन गणराज्य, जिसमें लोम्बार्डी, पार्मा, मोडेना और वेनेशिया और पोप के कुछ राज्यों ने के भाग को मिलाकर बनाया गया था, को मान्यता दे दी। इसके बदले में फ्रांस ने वेनिस का नगर तथा द्वीप डोल्मेशिया और इस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को सौंप दिए। कैम्पो फोर्मियो की संधि अनेक कारणों से इतिहास की महत्वपूर्ण संधियों में से एक है। नेपोलियन के सफल अभियान ने फ्रांस के विरुद्ध निर्मित प्रथम यूरोपीय गुट को नष्ट कर दिया। अब फ्रांस के विरुद्ध इंग्लैंड अकेला रह गया। इस संधि के द्वारा फ्रांस ने वह प्राकृतिक सीमांत राइन, आल्प्स और पिरेनीज प्राप्त कर लिया था जिसके लिए लुई 14वां तथा रिशलू प्रयत्नशील रहे। सेवाय और नीस ने फ्रांस को दक्षिण में वैज्ञानिक सीमा प्रदान की तो आयोनिन द्वीपों में मिस्र के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार कर दिया। प्रसिद्धि लोलुप नेपोलियन ने इस बात की भी व्यवस्था कर ली थी कि फ्रांस के लोगों को उसकी विजयों की नियमित जानकारी मिलती रहे, अतः जब वह पेरिस वापस लौटा तो जनता ने उसका वैसा ही स्वागत किया जैसा प्राचीन रोम ने सीजर का किया था। फ्रांस का वायुमंडल उसकी जय जयकार से गूंज उठा। उसके पराक्रम की कई कहानियां प्रचलित हो गई जिनमें अतिशयोक्ति अधिक थी। इटली अभियान में नेपोलियन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध नए नए तरीकों का प्रयोग किया और अपने शेष जीवन में भी उन्हीं उपायों से अनेक युद्ध जीते। वह शत्रु पर अचानक आक्रमण करता और शत्रु की छोटी छोटी टुकड़ियों के मुकाबले में अपनी समुची सेना की शक्ति झोंक देता था। यदि शत्रु जरा से पीछे हटता तो वह तब तक उसका पीछा करता जब तक कि वह हथियार न डाल दे अथवा उसे पूरी तरह से नष्ट न कर दिया जाए। वस्तुतः उसका इटली अभियान बहुत ही सफल रहा और वह सेना तथा जनता दोनों की उत्सुकता का केंद्र बन गया। हम बात करें आगे मिस्र के अभियान की, तो अब फ्रांस को केवल इंग्लैंड से लड़ना रह गया था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ में इंग्लैंड के बहुत से लोगों की सहानुभूति क्रांति के साथ थी, परंतु जब क्रांतिकारियों ने हत्याओं और जुल्म का सिलसिला शुरू किया तो अधिकांश अंग्रेज क्रांति के विरोधी हो गए। 1793 में जब फ्रांस ने महादेशीय युद्ध छेड़ दिया तो इंग्लैंड भी अन्य देशों की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ा। प्रारंभिक असफलता के बाद फ्रांसीसी सेनाओं ने यूरोप के मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को परास्त करके खदेड़ दिया और उन्हें संधि करने के लिए विवश कर दिया। अब केवल इंग्लैंड मैदान में रह गया। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड के लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। नेपोलियन यह भलीभांति जानता था
कि इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण करने में कभी सफलता नहीं मिलेगी, अतः उसने मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित करने का निश्चय किया। क्योंकि नेपोलियन का मत था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत भारत की अतुलनीय धन संपदा है और उस समय में मिस्र अंग्रेजी साम्राज्य का भाग भी नहीं था, वह टर्की के सुल्तान के अधीन था। संचालक मंडल ने नेपोलियन की मिस्र विजय योजना को स्वीकार कर लिया। वस्तुतः संचालक मंडल नेपोलियन की लोकप्रियता से घबरा उठा था और उसने नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखने में ही अपना कल्याण समझा। 1798 की बसंत ऋतु में नेपोलियन एक शक्तिशाली सेना के साथ जलमार्ग के द्वारा मिस्र की ओर चल पड़ा। सर्वप्रथम उसने माल्टा द्वीप पर अधिकार किया और फिर अलेक्जेंड्रिया के सुप्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। भाग्य की बात यह थी कि अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन 3 दिन पहले उसकी तलाश में इसी बंदरगाह से रवाना हो चुका था। यदि रास्ते में नेपोलियन की मुलाकात उससे हो गई होती तो शायद इतिहास का क्रम ही बदल जाता। 1 अगस्त 1798 को अबोकीकर बे ने नील नदी के निर्णायक युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। केवल 2 जहाज और 2 फ्रिगेट किसी प्रकार बच निकले। अंग्रेजों की इस विजय के फलस्वरूप नेपोलियन का फ्रांस से संपर्क टूट गया और पूर्व में एक विस्तृत विजय का स्वप्न समाप्त हो गया। परंतु वह हताश होने वाला नहीं था। उसने सीरिया पर आक्रमण किया। प्रारंभ में उसे कुछ सफलता मिली और जाफना का घेरा डाला, परंतु नगर को घेर लेने में वह असफल रहा और उसकी सेना में महामारी का जोर बढ़ गया। गोला बारूद भी समाप्त हो गया। 25 जुलाई 1799 ईस्वी को अबुकर की खाड़ी के युद्ध में उसने एक विशाल तुर्की सेना को पराजित किया। इस अभियान की यह उसकी अंतिम विजय थी। 21 अगस्त 1799 को अपनी सेना को उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर वह स्वयं कुछ चुने हुए साथियों के साथ गुप्त रूप से भाग निकला। नेपोलियन बोनापार्ट का मिस्र से फ्रांस पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड का जहाजी बेड़ा समुद्रों के चक्कर काट रहा था और हवाएं खिलाफ थी। किसी भी प्रकार वह कोर्सिका द्वीप जा पहुंचा और यहाँ से लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। कोर्सिका से वह फ्रांस के समुद्री तट पर जा पहुंचा और यहाँ से उसने पेरिस के लिए प्रस्थान किया। समूचे मार्ग में लोगों ने उसका स्वागत सत्कार किया और लोगों के उत्साह को देखकर नेपोलियन ने अपने एक साथी से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है। यदि मैं तनिक पहले आता तो वह ठीक नहीं होता और यदि मैं बाद में आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ। उसका कथन सत्य सिद्ध हुआ। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।